हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लासों में प्रश्नावली नंबर 15 सॉल्व कर ली थी। 15.1, 15.2 और 15.3 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 16। प्रश्नावली नंबर 16 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए प्रश्नावली 16 का हल देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो देखिए प्रश्नावली नंबर 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखना, सबसे पहले हम इसके सूत्रों का अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे 16.1। 16.1 में क्या है? 16.1 में है घन और घनाभ। तो सबसे पहले घन और घनाभ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम घन और घनाभ के क्षेत्रफलों के और आयतनों के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए घनाभ, सबसे पहले मैं बात करता हूं घनाभ की। घनाभ होता क्या है? 6 फलकों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे ये आकृति देखो, जैसे कमरा, ये सब क्या है? घनाभ। या कोई बॉक्स, कार्टून, ये घनाभ के उदाहरण है। ये क्या है? घनाभ। ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। तो घनाभ में सम्मुख फलक आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल, घनाभ के सूत्रों की यदि मैं बात करूं, घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल, घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल, घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल। घनाभ में फलक कैसे होते हैं? आयताकार। तो एक फलक, कोई सा भी एक फलक ले लो, तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे इस फलक की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। या फिर मैं यदि इस फलक की बात करूं तो इसका क्या होगा? क्षेत्रफल चौड़ाई इंटू ऊंचाई। या फिर हम इस फलक की भी बात कर सकते हैं। देखिए इस फलक में क्या होगा? लंबाई इंटू ऊंचाई। सामने वाले फलक की भी बात कर सकते हैं। कोई से भी एक फलक का क्षेत्रफल बता दो तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बात करते हैं हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं और इसके सम्मुख फलक क्या होते हैं? बराबर। जैसे इस सामने वाले या इस फलक का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसके सामने ऊपर वाला इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। ऐसे ही इस फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसके सामने ये इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है। और पांचवा और छठा फलक कौन सा है? ये इधर सामने वाला, लंबाई इंटू ऊंचाई या ऊंचाई इंटू लंबाई। इसके पीछे वाला फलक इसके बराबर होगा तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? लंबाई इंटू ऊंचाई। तो देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ की यदि मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो सारे फलक 2-2 हैं। 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इन सब में से 2 यदि मैं कॉमन ले लूं तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। आ गया होगा समझ में। इसके बाद में बात करता हूं घनाभ के यदि ये खड़े फलक है, इनको क्या कहेंगे? पार्श्व फलक या खड़े फलक। या फिर मैं ये कह दूं घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। डायग्राम में देखिए घनाभ की चारों दीवारें कौन कौन सी है? ये तो नीचे वाला फलक है, ये चारों दीवारें, ये सामने वाला फलक, ये और इसके पीछे वाला फलक। तो इस फलक का क्षेत्रफल क्या है? इस फलक का क्षेत्रफल क्या है? ऊंचाई इंटू लंबाई या लंबाई इंटू ऊंचाई। इस फलक का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई इंटू ऊंचाई। तो जो ये फलक है ये इसके पीछे वाला है, तो दो लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस इस फलक का क्षेत्रफल क्या है? चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ये भी कितने हैं 2, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और ऊंचाई कॉमन आ रहा है, तो 2 ऊंचाई कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया लंबाई प्लस चौड़ाई। तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा हमारे पास, चारों दीवारों का मतलब है खड़े वाले फलकों का क्षेत्रफल है ना, 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद में बात करता हूं घनाभ के आयतन की। घनाभ का आयतन, अब आयतन, आयतन शब्द क्या है, आयतन शब्द का मतलब है उसके अंदर कितना कुछ भरा हुआ है या उसका वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर कितना कुछ क्या रखा जा सकता है, वो उसका क्या कहलाता है आयतन। तो देखो आयतन, आयतन निकालने का एक जनरल फॉर्मूला, एक बेसिक फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूं। आयतन, जब कभी भी किसी सममित आकृति का आयतन निकालना है, तुम्हें किसी सममित आकृति का आयतन निकालना है, तो उसके आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा करना है, ऊंचाई से। तो जैसे ये घनाभ है, इसका आयतन यदि मेरे को निकालना है तो इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार में फलक क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई वाला, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई क्या है ऊंचाई है, तो इसका आयतन क्या आ जाएगा, सममित आकृति है ये, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने बताया जब कभी भी किसी सममित आकृति का तुम्हें आयतन निकालना है तो आधार के क्षेत्रफल को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊंचाई से, आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा करोगे, ऊंचाई से, तो उसका क्या आ जाएगा, उस आकृति का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई से दर्शा रखें ऊंचाई को, तो इसका आयतन क्या हो गया, घनाभ का आयतन हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो हो गया आधार का क्षेत्रफल। मैंने कहा था आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा करना है, ऊंचाई से, तो ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ले रखे हम, तो इसका आयतन क्या आ जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसके बाद में बात करता हूं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण की लंबाई की यदि मैं बात करूं तो घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यह घनाभ का विकर्ण होता है। घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यहां तक देखिए। घनाभ के बाद में हम पढ़ेंगे घन। घन होता क्या है, घनाभ और घन में यही अंतर होता है कि घनाभ के आमने सामने वाले फलक बराबर होते हैं तथा घन के सभी फलक आपस में क्या होते हैं, बराबर। और घन और घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो घनाभ के तो आमने सामने वाले मतलब सम्मुख फलक बराबर होते हैं, जबकि घन के सभी 6 के 6 फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो घन की आकृति देखो एक बार। ये क्या है, एक घन है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है क्योंकि घन के सभी फलक कैसे होते हैं, वर्गाकार। तो किससे दर्शाएंगे इसकी भुजाओं को, भुजा से ही दर्शा देंगे, भुजा भुजा भुजा। अब मैं बात करूं घन के एक फलक का क्षेत्रफल। जैसे घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि उसमें फलक होते हैं आयताकार। इसी प्रकार घन के सभी फलक कैसे होते हैं, वर्गाकार। तो घन के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसके ये सारे फलक क्या होते हैं, वर्ग की आकृति के होते हैं। तो घन के एक फलक का क्षेत्रफल, घन के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो, भुजा स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं घनाभ का घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में कितने फलक होते हैं, 6। एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो पूरे फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इसके बाद में हम बात करते हैं घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घन की चारों दीवारें, घन की तो सभी दीवारें क्या होती है, वर्गाकार। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, खड़े फलकों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 होते हैं खड़े फलक चारों तरफ, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसके बाद में हम बात करते हैं घन के आयतन की। घन का आयतन,
घन का आयतन। अभी मैंने आयतन निकालना बताया था। घन भी एक क्या है, सममित आकृति, तो आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा करते हैं, ऊंचाई से। तो घन का आधार का क्षेत्रफल क्या है, भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई भी क्या है, भुजा। तो इसका आयतन क्या आ जाएगा, भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर तो इसके आधार का क्षेत्रफल है और ऊंचाई क्या है इसकी, भुजा। तो भुजा स्क्वायर इंटू भुजा, तो भुजा क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो घन का आयतन कितना आ गया, बोलो, भुजा की घात 3, भुजा क्यूब। अब इसके बाद में हम बात करते हैं घन का विकर्ण। घन का विकर्ण अर्थात घन में बड़ी से बड़ी कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण होगा √3 इंटू भुजा। घन का विकर्ण क्या होगा, √3 इंटू भुजा। सारे फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए 16.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हमें एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है और कह रखा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या ज्ञात करना है हमें, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 12 इंटू में चौड़ाई कितनी है 9 प्लस चौड़ाई कितनी है 9 इंटू में ऊंचाई कितनी है 5 प्लस ऊंचाई कितनी है 5 इंटू में लंबाई कितनी है 12। सॉल्व करेंगे हम, 2 ब्रैकेट में 12 नंबर कितना हो गया 108 प्लस 9 पंजे 45 प्लस 12 पंजे कितना हो गया 60, ऐड करते हैं इनको तो 2 इंटू ऐड करो 13 की कितना आ गया 3, 5 और 8 कितना हो गया 13 का 3, 6 और 4 कितना हो गया 10 और 10 कितना हो गया 20 और एक हासिल का कितना हो गया 21। तो कितना आ गया हमारे पास, 2 से गुणा करो, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 426 वर्ग सेमी, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल है। अब हमें इसका आयतन भी ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। तो बोलो मित्रों लंबाई कितनी है, लंबाई है 12 इंटू चौड़ाई कितनी है 9 इंटू ऊंचाई कितनी है 5। मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 12 नंबर 108 इंटू में 5 से गुणा करो, 5 अट्टे 40 का 0 हासिल कितना 4, 5 से 0 को इंटू करेंगे तो 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 और 5 एकम 5। ये क्या आ जाएगा, आयतन है। तो आयतन में देखो सेमी, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 3 भुजाएं गुणा हो रही है तो सेमी तो सेमी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा सेमी क्यूब, या क्यूब को हम क्या बोलते हैं हिंदी में घन। तो घन सेमी, आयतन की इकाई क्या होती है घन सेमी। अगर सेमी में भुजा तो घन सेमी, मीटर में तो घन मीटर, है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेमी क्यूब, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CM क्यूब। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नए वाले घन का। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हमें भुजा क्या हो सकता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, 3 घन दिए गए हैं। इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बना रहे हैं। जो नया घन आएगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। तो इन तीनों को पिघलाकर
तीन घनों को पिघलाकर क्या बना रहे हैं, नया घन। तो इन तीनों घनों का आयतन उस नए घन के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। इन तीनों घनों के आयतन को उस नए घन के आयतन के बराबर करके और वहां से नए घन की क्या ज्ञात कर लेंगे, भुजा, और नए घन की भुजा आ जाएगी तो उस नए घन की भुजा से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा भाई, इन तीनों का आयतन नए वाले के बराबर, तो इसका आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन योग करके नए घन के आयतन के बराबर रख देंगे और वहां से क्या आ जाएगी, नए घन की भुजा आ जाएगी, और नए घन की भुजा आ जाएगी उससे क्या ज्ञात कर लेंगे, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है, 512 घन सेमी आ गया इसका आयतन। ठीक है, ऐसे ही 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब कितना आ जाएगा, 216 घन सेमी। इसके बाद में 1 सेमी भुजा वाले घन का आयतन कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, 1 घन सेमी। अब इन तीनों घनों का आयतन नए वाले घन का आयतन के बराबर है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन। तो नए घन के नए घन का आयतन तो हमें पता नहीं है, तो लेकिन नए घन के आयतन का सूत्र तो हम लिख सकते हैं, भुजा क्यूब। और इन तीनों घनों का आयतन है हमारे पास 512 प्लस 216 प्लस 1, तो भुजा क्यूब बराबर में बोलो कितना आ गया, ऐड करो कितना हो जाएगा, 9, 1 और 6 कितना हो गया, 7, 7 और 2 9, 1 और 1 2 और 2 और 5 कितना हो गया, 7, 729 आ गया। तो यहाँ से हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा बराबर में क्या आ जाएगा, 729, यहाँ से 3 हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये घनमूल में आ जाएगा। और 729 का घनमूल कितना होता है, या 3 है, ध्यान रखना ये वर्गमूल नहीं है, ये घनमूल है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से घात 3 हटेगी तो इधर इस संख्या की घात क्या हो जाएगी, 1/3। इसे कहते हैं क्यूब या घन, और इसे कहते हैं घनमूल। तो 729 का घनमूल कितना होता है, 9। तो नए घन की भुजा कितनी आ गई, बोलो 9 सेमी। अतः नए घन की भुजा बराबर में 9 सेमी। हमें क्या ज्ञात करना था, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा, भुजा का मान कितना आ गया हमारे पास, नए घन की भुजा आ गई 9 सेमी, तो 9 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 अड़ते 48, 486 वर्ग सेमी। अतः नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक संदूक की माप दे रखी है हमें। संदूक की माप क्या है, 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी। अर्थात संदूक कैसा होता है, घनाभ के आकार का। तो उसकी लंबाई तो कितनी है, 50 सेमी, चौड़ाई कितनी है, 36 सेमी और ऊंचाई कितनी है, 25 सेमी। लंबाई 50 सेमी, 36 सेमी उसकी चौड़ाई है और ऊंचाई कितनी है, 25 सेमी। तो हमें क्या करना है, इस संदूक का कवर बनाना है। कवर बनाना है तो कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तो बताइए कवर कहाँ बनेगा, संदूक के पृष्ठ पे तो बनेगा। तो संदूक को ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, संदूक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संदूक के चारों तरफ हमें क्या बनाना है, कवर बनाना है, तो कवर कहाँ लगेगा, उसके पृष्ठ पे, तो उसके पृष्ठ पे लगेगा तो कितना कपड़ा लगेगा या कितना कवर लगेगा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। उस फॉर्मूले के अंदर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान रख के यदि हम सॉल्व करेंगे तो कवर की कवर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा कि इस संदूक को ढकने के लिए कितने कवर की आवश्यकता है या कितने कपड़े की आवश्यकता है। आई होप कि क्वेश्चन आप कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के और हमें क्या क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है और उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। हमें क्या दिया हुआ है, एक घन दिया हुआ है, उसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 100 वर्ग सेमी। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या है, ये कोई घन है, सॉरी मान लीजिए ये कोई घन है, ठीक है, ये कोई घन है, इसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग सेमी। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसके आधार के समांतर एक बीचों बीच से एक समतल से काट रहे हैं इसको, जैसे यहां से काट दिया इसको, ठीक है, बीचों बीच से क्या कर रहे हैं, एक समतल से काट रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बीचों बीच से जिस समतल से काटे तो ये एक भाग है ना जो 2 भागों में बट गया, बराबर भागों में बांट रहे हैं इसको बीचों बीच से किसी समतल से, तो इस एक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो ये भाग बचा हुआ है ना, इसमें ये तो क्या है, वर्ग का भाग है, लेकिन ये इसकी ऊंचाई चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखो लंबाई और चौड़ाई तो सेम रहेगी, या पहले मैं ये कहूं कि घन का मेरे को प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है तो घन की भुजा ज्ञात कर लेता हूं सबसे पहले। तो घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर में कितना दे रखा है, 100 वर्ग सेमी, प्रत्येक यानी एक का। तो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल तो बताया था मैंने क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर, बराबर में कितना आ जाएगा, 100। तो यहां से भुजा बराबर में बोलो कितना आ गया, अंडर रूट 100। तो भुजा बराबर में कितना आ गया, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो इस घन की भुजा कितनी आ गई, बोलो, घन की भुजा आ गई 10 सेमी। अब इसको इसकी ऊंचाई के अनुदिश से काट रहे हैं, आधार के समांतर ऊंचाई के अनुदिश से बीचों बीच से काट रहे हैं, तो बताओ ये ऊंचाई चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अभी इसकी भुजा 10 10 10 है सारी, तो ये ऊंचाई के अनुदिश ये 10 है, तो ये आधी आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 5 5। और इस घन को इसके आधार के समांतर किसी समतल से काटने पर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चेंज हो जाएगी। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम रहती है तो वो घन है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों अलग अलग है तो वो क्या हो जाएगा, घनाभ। तो ये घनाभ बन गया कि नहीं बन गया। तो इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, तो देखिए घन को आधार के समांतर किसी समतल से काटने पर बनने वाले घनाभ की लंबाई। देखो घन को आधार के समांतर, ये घन था, इसको इसके आधार के समांतर किसी समतल से काटोगे तो घनाभ बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रत्येक भाग। तो घनाभ बनेगा तो उस घनाभ की लंबाई क्या होगी, उस घनाभ की लंबाई होगी 10 ही होगी लंबाई, तो 10 सेमी, कोमा चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई भी 10 ही होगी, चौड़ाई नो चेंज।
अब आधार के समांतर यानी ऊंचाई में से काट रहे हैं उसको, तो ऊंचाई चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, उसकी ऊंचाई बोलो कितनी हो जाएगी, 5 सेमी होगी कि नहीं होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस कटे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या किसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, प्रत्येक समान भाग का क्षेत्रफल। तो घन को उसके आधार के समांतर काटने पर बनने वाले भाग का क्षेत्रफल अर्थात घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। मान रखो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 10, इंटू में चौड़ाई भी कितनी है 10, प्लस चौड़ाई कितनी है 10, इंटू में ऊंचाई कितनी है 5, प्लस ऊंचाई कितनी है 5, इंटू में लंबाई कितनी है 10। तो 2 ब्रैकेट में कितना आ गया 100 प्लस 50 प्लस 50 कितना आ गया 2 इंटू 100 150 200 बराबर कितना आ गया 400 वर्ग सेमी। अतः इस घन को इसके आधार के समांतर किसी समतल से काटने पर बनने वाले भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। कोई बक्सा है हमारे पास, वो क्या है, बिना ढक्कन का है, मतलब उसके ढक्कन नहीं है, और वो कितनी मोटी लकड़ी से बना हुआ है, 3 सेमी मोटी लकड़ी से बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई हमें दी हुई है। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना है। और पेंट कहाँ कराना है, अंदर की ओर कराना है, ठीक है, क्योंकि बक्सा कैसा है, खोखला है, और कितनी मोटी लकड़ी से बना हुआ है, 3 सेमी मोटी लकड़ी से बना हुआ है। और क्या है, इस बक्से पे क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है, बगैर ढक्कन का है, मतलब ढक्कन वाला पृष्ठ नहीं है, मतलब ऊपरी भाग का पृष्ठ इस पे नहीं है। तो इसमें कितने पृष्ठ बचे हमारे पास, 5। तो हमें क्या करना है, अंदर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना है। तो अंदर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना है, तो अंदर पेंट होगा तो कहाँ होगा, पृष्ठ पे। भाई पेंट कहाँ होता है, पृष्ठ पे, सतह पे ही तो होता है पेंट, और आंतरिक सतह पे हमें पेंट कराना है। तो आंतरिक सतह पे पेंट कराना है तो हम आंतरिक सतह का क्या ज्ञात कर ले, क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, और जो हमें दर दी हुई है उससे इसको गुणा कर दे। तो बताइए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्च आएगा कि नहीं आएगा। अंदर जो ये था बॉक्स था, बक्सा था, इसके अंदर पेंट कराने का खर्च हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे, हम अंदर वाले भाग का, इसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले और उसको किससे गुणा कर ले, यहाँ से ये जो हमें दर दे रखा है इससे गुणा कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्च। तो देखिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, बाहरी ऊंचाई है। तो बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई। तो देखिए यहां से बक्से की बाहरी लंबाई कितनी है, 146 सेमी। बाहरी चौड़ाई कितनी है, 116 सेमी। और बाहरी ऊंचाई कितनी है, 83 सेमी। अब देखिए आंतरिक लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये देखो, ये बक्सा है, जिसे मान लो, देखना इधर, मान लो ये बक्सा है, मेरे को इसकी आंतरिक लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोनों तरफ से दोनों तरफ से 2 मोटाई घटेगी कि नहीं घटेगी, और मोटाई कितनी है, 3 सेमी। मतलब बक्से की मेरे को आंतरिक लंबाई ज्ञात करनी है, तो दोनों साइड की 2 मोटाई घटा दूंगा तो आंतरिक लंबाई आएगी कि नहीं आएगी। और आंतरिक वो मोटाई कितनी है लकड़ी की, 3 सेमी। तो 3 उधर से घटाएंगे, उधर वाली मोटाई और इधर वाली मोटाई, दोनों तरफ की मोटाई घटेगी कि नहीं घटेगी। तो आंतरिक लंबाई क्या आ जाएगी, बक्से की आंतरिक लंबाई कितनी आ जाएगी, 146 माइनस 6, अर्थात कितना आ गया,
140 सेमी। आंतरिक चौड़ाई कितनी आ जाएगी? आंतरिक चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी 116 माइनस 6 अर्थात 110 सेमी। और आंतरिक ऊंचाई क्या आ जाएगी? आंतरिक ऊंचाई हमारे पास में आ जाएगी 83। अब ऊंचाई में देखो, क्योंकि इसमें क्या है, इस बक्से में ढक्कन नहीं है। ढक्कन नहीं है मतलब ऊपर वाला भाग नहीं है, मतलब ऊपर कोई लकड़ी नहीं है उसमें, तो मोटाई कहाँ से घटेगी? केवल एक तरफ से ही घटेगी, नीचे की ओर से। ऊपर कोई लकड़ी है ही नहीं, ऊपर ढक्कन है ही नहीं, तो वहां से मोटाई नहीं घटेगी। केवल कहाँ से घटेगी मोटाई? एक ही ओर से घटेगी इसमें। तो 83 माइनस 3 बराबर में कितना आ गया? 80 सेमी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यह आंतरिक बक्से की आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई आ गई हमारे पास। तो बक्से का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। बक्से का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बक्सा कैसा है, बक्सा कैसा है? बगैर ढक्कन का। अब बक्सा बगैर ढक्कन का मतलब ऊपरी भाग नहीं है उसमें, तो क्या है? केवल चारों दीवारें और आधार वाला क्षेत्रफल है। तो देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार में क्या आती है? लंबाई और चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। मतलब बक्से में ढक्कन नहीं है, तो इसमें कितने फलक बचे? 5 फलक। अब 5 फलकों में से 4 तो खड़े वाले फलक है, दीवारें हैं 4, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस, ये तो हो गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और ढक्कन नहीं है मतलब क्या है इसमें? आधार ही है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। यहां से हम यदि सॉल्व करें तो 2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 80 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है? 140 प्लस चौड़ाई कितनी है? 110 प्लस, क्योंकि आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई, आंतरिक ऊंचाई रखनी है हमें, क्योंकि हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कितना आ गया? लंबाई कितनी है? 140 इंटू चौड़ाई कितनी है? 110। यहां से हम सॉल्व करेंगे, कितना आ गया? 160। अंदर ऐड करो कितना आया, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये इंटू है, यहाँ इंटू में 140 और 110 कितना हो गया? 250। फिर प्लस गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 00। 11 चौक 44, 44 के कितने? 4, हासिल कितना? 4। 11 कम 11, 11 और 4 कितना हो गया? 15। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 00 ऐसे की ऐसे ही। 25 का कितना हो गया? 150, 150 की 0 150, 25 का 150, 150 की 0। हासिल कितने बचे? हासिल कितने बचे? 15। और 25 से कम 25, 25 और 15 कितना हो गया? 40 प्लस 15,400। क्या आ जाएगा? यहाँ से ऐड करो इसको, जोड़ो इसको, कितना आया? 0 0 0 0 4 5 और 5, ठीक है ना? 0 0 4 5, 1 और 4 कितना हो गया? 5। क्षेत्रफल है तो क्या आएगा? वर्ग सेमी। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इस खर्चा ज्ञात करना है, बक्से को पेंट कराने का खर्चा, अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा। तो पेंट की दर क्या दे रखी है हमें? पेंट कराने की दर क्या दे रखी है? रेट क्या दे रखी है? 1000 वर्ग सेमी पे कितने रुपए लगते हैं? 2 रुपए। हजार वर्ग सेमी पेंट कराने का खर्च बराबर कितना? 2 रुपए। अब 1000 वर्ग सेमी के 2 रुपए लगते हैं, तो 1 वर्ग सेमी का कितना लगेगा? भाई 1000 वर्ग सेमी के 2 रुपए लग रहे हैं, तो 1 का मान निकालने तो 1000 वज्र गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर 2/1000 रुपए, मतलब 1000 वर्ग सेमी के कह रहा है ना, 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी। 1000 वर्ग सेमी के लगते हैं 2 रुपए, तो 1000 वर्ग सेमी पेंट कराने का खर्च कितना है? 2 रुपए। तो एक वर्ग सेमी पेंट कराने का खर्चा कितना हो जाएगा? 1 वर्ग सेमी पेंट कराने का खर्च हो गया 2/1000। तो हमारे पास 1 वर्ग सेमी के इतने रुपए लग रहे हैं, तो 55,400 वर्ग सेमी के कितने लगेंगे? 55,400 से गुणा हो जाएगा, तो 55,400 वर्ग सेमी
पेंट कराने का खर्च बराबर में कितना आ जाएगा 55,400 इंटू 2 में 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कट गया कितनी बार में 5 बार में। 5 से काटो, 5 एकम 5 एक बार में, 5 एकम 5 एक बार में, 4 जीरो अंक उतारेंगे भाई। 5 एकम 5 एक बार में, 5 एकम 5 एक बार में, भाग जा रहा नहीं है 4 में, 4 एक अंक उतार लिया फिर भी भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट गई, उसकी क्या लगेगी 0। और 4 बचा, 4 में भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे और उधर 0 लगाएंगे। 40 में कितनी बार में गया 8 बार में, तो कितना आ गया 110 रुपये 80 पैसे या 110.80 रुपये। अतः इस बक्से के आंतरिक भाग पर पेंट कराने का खर्च कितना आएगा 110 रुपये 80 रुपये, 110.80 रुपये या 110 रुपये 80 पैसे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है हमें 19। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दे रखा है 19 सेमी तथा विकर्ण की लंबाई है 11 सेमी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग दे रखा है और घनाभ की विकर्ण की लंबाई दे रखा है हमें कितनी 11 सेमी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो दिया हुआ क्या है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई दे रखा है और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखा है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर कितनी दे रखा है 11 सेमी। लेकिन घनाभ के विकर्ण की लंबाई तो क्या होती है, सूत्र पढ़ा है हमने अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर, लंबाई को हम किससे दर्शा दे L से, लेंथ, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई यानी विड्थ B से दर्शा देते हैं इसको, प्लस ऊंचाई यानी हाइट H से दर्शा देते हैं। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का रूट, और विकर्ण की लंबाई दे कितनी रखा है 11। अब यहाँ ये रूट आ रहा है तो रूट को हम कैसे हटा सकते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर दे वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इस पक्ष का वर्ग करोगे तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर में 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 121। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग दे रखा है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग बराबर कितना दे रखा है 19। तो L प्लस B प्लस H बराबर में 19। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करके A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के फिर उसको ओपन करेंगे तो वहाँ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की वैल्यू 121 पुट कर देंगे। तो देखो और क्या दिया हुआ है, हमें दिया है हमें L प्लस B प्लस H बराबर में कितना दिया हुआ है 19। ठीक है, L प्लस B प्लस H बराबर में कितना दिया हुआ है 19। ये क्यों है, दिया है। ठीक है, L प्लस B प्लस H बराबर में कितना 19। क्या कर दूं मैं, यहां पे भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर में 19 का स्क्वायर। यहां से A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर प्लस 2LB AB प्लस 2BH प्लस 2HL ये A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने। और ये 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर सॉल्व करो, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। अब हम सॉल्व करते हैं। अब समीकरण 1 से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 121। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं 121। तो हम लिखेंगे समीकरण
1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, देखना यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा 121। देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना है 121, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 121 प्लस ये ऐसे कैसे ही 2, और इन तीनों में से भी क्या कॉमन आ गया, या बाद में कॉमन ले लेंगे 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर में कितना 361। अब यहाँ से 121 का हम क्या कर देंगे पक्षांतरण, और इसमें से देखो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर में कितना आ गया 361 माइनस 121। यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया LB प्लस BH प्लस HL, 2 कॉमन ले लेंगे तीनों में से, तो क्या बचेगा 2 कॉमन आएगा तो LB प्लस BH प्लस HL बराबर में 361 में से 121 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 6 में से 2 गया तो कितना आएगा 4, और 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2, 240। अब देखिए ये क्या है, 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, तो ये क्या है घनाभ का क्षेत्रफल है कि नहीं है, तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया कि नहीं हो गया, बराबर में कितना आ गया 240। तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही तो सूत्र है, तो इसके बराबर में कितना आ रहा है 240। तो हम लिख देंगे घनाभ, यही तो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका मान कितना आ गया 240। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में कितना आ गया 240 वर्ग सेमी। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। हमारे पास कोई कमरा है जिसका फर्श कैसा है वर्गाकार, कोई कमरा है, जैसे मान लेते हैं ये कोई कमरा है, ठीक है, ये कोई कमरा है, इसका फर्श ये हमें दे रखा है वर्गाकार, और जिसकी भुजा कितनी है, ये फर्श ये हो गया, ये वर्गाकार, इसकी भुजा कितनी है 6 मीटर। तो वर्गाकार है तो वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी कितनी आएगी 6 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और वो कह रखा है कि इसके अंदर हवा कितनी भरी हुई है 180 घन मीटर हवा भरी हुई है। हवा भरी हुई है मतलब वो क्या है, हवा क्या है, इसका आयतन घन मीटर में आ रही है ना इकाई, तो मतलब ये क्या है 180 घन मीटर क्या है इसका आयतन है, इसका वॉल्यूम है, मतलब इसमें इतनी हवा भरी हुई है, तो ये इसका क्या है आयतन। अब आयतन है लेकिन घन का आयतन तो क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, या मैं ये कहूं इस कमरे का आयतन क्या होगा, मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बताया था आयतन ज्ञात करने का, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं तो क्या आता है आयतन। तो देखो कमरे वर्गाकार फर्श का कमरा है, तो कमरे के फर्श की भुजा बराबर में कितनी है 6 मीटर। हमें क्या दिया हुआ है कमरे का आयतन, कमरे का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है 180 घन मीटर। लेकिन कमरे का आयतन तो क्या होगा, आयतन क्या होता है सममित आकृति का, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं, आधार कैसा है इसका वर्गाकार, और ऊंचाई मान लेते हैं इस कमरे की ऊंचाई क्या है, यहाँ लिख दो जाओ तो पहले माना कमरे की ऊंचाई क्या है h, या ऊंचाई को ऊंचाई रहने दो, ठीक है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, h मान लो या वैसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो कमरे का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आयतन मैंने बताया था सममित आकृति का आयतन आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दो, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई बराबर में क्या आएगा, कमरे का आयतन कितना है 180 घन मीटर, ठीक है। अब यहां से आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है इसका वर्गाकार, जिसकी भुजा क्या है 6, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई बराबर में कितना आ जाएगा 180। यहाँ से इसको सॉल्व करो, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 36 इधर वज्र गुणा हो जाएगा, तो बोलो ऊंचाई कितनी आ गई 180
बटे में 36, 36 से काट दिया, बोलो कितनी बार में, 5 बार में। तो बोलो ऊंचाई कितनी हो गई, 5 मीटर। अतः कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में, कोई दीवार बनानी है हमें जिसकी लंबाई कितनी है, 44 मीटर, ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, और 35 मीटर वो क्या बनानी है, 35 सेमी क्या बनानी है, चौड़ी। तो ये दीवार बनाने में हमें 22 सेमी लंबाई की, 10 सेमी चौड़ाई की और 7 सेमी ऊंचाई की माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता है। मतलब हमें क्या बनानी है, एक दीवार बनानी है। दीवार बनानी है और किससे बनानी है दीवार, ईंटों से बनानी है। तो बताइए उस दीवार में कितनी ईंटें लगी हुई है। तो जब कभी भी किसी दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, दीवार का आयतन ज्ञात कर लेंगे। दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी कि इस दीवार में कितनी ईंटें हैं। तो सबसे पहले हमें दीवार का आयतन निकालना पड़ेगा। दीवार का आयतन निकालने के बाद में हमें किसका आयतन निकालना पड़ेगा, एक ईंट का आयतन, और दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगी, दीवार में ईंटों की संख्या। तो देखो और ध्यान रखना, जब कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो उनकी इकाइयां क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ देखो दीवार की लंबाई क्या है, मीटर में, ऊंचाई भी किस में है, मीटर में, लेकिन चौड़ाई किस में है, सेमी में, और ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में है, सेमी में। तो हम इन सबको किस में चेंज कर लेते हैं, सेमी में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए दीवार की लंबाई कितनी है, 44 मीटर। अब इस मीटर को सेमी में चेंज करोगे तो किससे गुणा करोगे, 100 से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 44 × 100 सेमी, अर्थात दीवार की लंबाई कितनी आ गई, 4400 सेमी। इसके बाद में दीवार की ऊंचाई हमें कितनी दे रखा है, 1.5 मीटर। अब वही बात है, सारी इकाइयां सेम होनी चाहिए भाई, ये सेमी में तो इनको भी मैं सेमी में चेंज कर लेता हूं। तो यहां से 1.5 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से। तो कितना आ जाएगा, 1.5 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1500 आएगा, फिर एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा तो कितना आ जाएगा, 150 सेमी। ये लो, ऊंचाई भी किस में चेंज हो गई, सेमी में। अब क्या बची, चौड़ाई पहले से ही सेमी में चेंज है, कितनी है, 35 सेमी। यहां तक आ गया होगा समझ में। ये किसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो यहां से दीवार का आयतन निकाल लेंगे हम। ऐसे ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है हमें, तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग लगाना है। तो किसकी संख्या आ जाएगी, दीवार में लगी ईंटों की संख्या। तो देखिए ईंटों की एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख देते हैं हम। ईंट की लंबाई कितनी है, 22 सेमी, चौड़ाई कितनी है, 10 सेमी, और ऊंचाई कितनी है, 7 सेमी। हमें क्या ज्ञात करनी है, दीवार में लगी ईंटों की संख्या, या ये दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेगी। तो देखना, दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो, जैसे संख्या ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आए तो उनको इसी तरीके से करेंगे हम। जब कभी भी कोई संख्या ज्ञात करनी है तो पूरे के आयतन में एक के आयतन का भाग लगा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या। तो क्या आएगा, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन क्या होगा, दीवार कैसी है, घनाभ के आकार की दीवार, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दीवार का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो दीवार की लंबाई कितनी है, 4400, इंटू चौड़ाई कितनी है, 35, इंटू ऊंचाई कितनी है, 150, बटे में ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, 22। ईंट भी कैसी होती है, घनाभ के आकार की, तो ईंट का आयतन भी क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 22 × 10 × 7। देखिए
काटेंगे यहाँ से, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से कट गया, 7 पंजो 35, 5 बार में, और 22 से कितनी बार में कटेगा ये, 22 दूना 44, 2 बार में, ये आ गया 200। ठीक है, अब इन सबको हम गुणा कर लेते हैं। ये कितना है 200 इंटू में 200, और ये कितना हो गया 15 5 75। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 75 को 200 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 दूना कितना हो गया 150, और ये 00 ऐसे कैसे ही। अतः कितनी ईंटें आ गई, 15,000 ईंटें। अतः दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेगी, 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में इस माप की कितनी ईंटें लगेगी, 15,000 ईंटें लगेगी। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, इस टाइप का अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या ज्ञात करनी है, तो जिस किसी में भी संख्या ज्ञात करनी है तो उसके आयतन में 1 के आयतन का भाग लगा देंगे। जैसे हमें यहाँ दीवार थी, दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है तो दीवार के आयतन में 1 ईंट के आयतन का भाग लगा देंगे, तो ईंटों की क्या आ जाएगी, हमारे पास संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से यदि मान लो कोई गोला है या और कोई घनाभ है, उस घनाभ को पिघला के या घन को पिघला के छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, तो बताइए उस घन से या घनाभ से कितने घन बनेंगे। तो उस पूरे घनाभ में, बड़े वाले घनाभ में एक छोटे घन के आयतन का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगी, वहां से उसकी संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 के तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है, वही एक दीवार है, उसमें लगी ईंटों की संख्या तुम्हें ज्ञात करनी है, तो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है और ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, तो इसी प्रकार से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमें एक कमरा दिया हुआ है, उस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है और कह रखा है कि इस कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, मतलब इस कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो कमरा कैसा है, घनाभ के आकार का, तो इसमें जो अधिक से अधिक लंबाई की छड़ रखी जाएगी वो कहाँ रखी जाएगी, इसके विकर्ण के बराबर। तो देखो इसका घनाभ का या कमरे का विकर्ण क्या हो जाएगा, कमरे का विकर्ण, जो इसमें अधिक से अधिक लंबाई की छड़ रखी जाएगी वो क्या होगी, कमरे का विकर्ण ही तो होगा। कमरे का विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। एल कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, प्लस एच कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 100 प्लस 64 प्लस 36, कितना आ गया, ऐड करो कितना हो गया 100, 200 हो गया क्या, और 200 का वर्गमूल क्या होता है, 200 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 200 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 100। इसमें से दो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 100 तो है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट में रह जाएगी, तो 10 अंडर रूट 2 मीटर, ये क्या आ गई। अतः इस कमरे में जो बड़ी से बड़ी जो छड़ रखी जा सकती है उसकी लंबाई क्या है 10 अंडर रूट 2 मीटर। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। घन का हमें क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 512 घन मीटर। इसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है। क्या दिया हुआ है, आयतन, आयतन से क्या ज्ञात करनी है हमें, भुजा। तो देखो घन का आयतन क्या दिया हुआ है, घन का आयतन बराबर में कितना दिया हुआ है 512 घन मीटर। लेकिन घन का आयतन तो क्या होता है, भुजा क्यूब, बराबर कितना 512। तो यहां से भुजा बराबर में बोलो कितना आएगा, भुजा बराबर में कितना आ गया, यहां से क्यूब हटेगा तो उधर, यहां से घात 3 हटेगी तो दूसरे पक्ष में लेके जाओगे तो उधर घात क्या हो जाएगी 1/3। तो 512 की घात 1/3। तो भुजा बराबर में बोलो कितना आ गया, 512 का घनमूल कितना होता है 8, तो भुजा कितनी आ गई 8 मीटर। अतः उस घन की भुजा कितनी होगी 8 मीटर होगी। उस घन की भुजा 8 मीटर होगी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप स्वयं सॉल्व करोगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का हमें क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, इस घनाभ का क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, घनाभ की कोरों की लंबाई ज्ञात करनी है, कोरों की माप ज्ञात करनी है। कोर यानी एक तरीके से भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का हमें क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दी हुई, उनका क्या दिया हुआ है, अनुपात, और अनुपात दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इस घनाभ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इस अनुपात से और इस क्षेत्रफल से हमें क्या ज्ञात करनी है, घनाभ की भुजाएं। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5, 3 और 2। और ये अनुपात कब आता है, किसी संख्या से काटने पे आता है। तो माना वह संख्या कौन सी है, x, तो x से वापस गुणा करने पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी कि नहीं आएगी। तो माना घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई व ऊंचाई, माना घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः, भाई ये तो अनुपात है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगी, 5x, 3x व 2x है। ये मैंने मान लिया कि लंबाई 5x है, चौड़ाई 3x है, और ऊंचाई कितनी है, 2x है। अब हमें क्या दिया हुआ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 558 वर्ग सेमी। लेकिन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2 LB, या हिंदी में लिख लो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर में कितना, 558। अब यहां से देखो मान रखो, लंबाई कितना है, लंबाई हमारे पास 5x, इंटू में चौड़ाई कितनी है, 3x, प्लस चौड़ाई कितनी है, 3x, इंटू में ऊंचाई कितनी है, 2x, प्लस ऊंचाई कितनी है, 2x, और लंबाई कितनी है, 5x। ये मैंने मान पुट कर दिए, बराबर में 558। यदि मेरे को x का मान पता लग जाए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता लगेगी नहीं लगेगी। तो इससे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x का मान ज्ञात कर लेंगे। एक ही चर राशि है x, तो एक समीकरण चाहिए, एक समीकरण बन गया हमारे पास। तो देखना यहाँ से क्या आएगा, कितना हो गया, 5 तिया 15, और x को x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 3 दूनी 6, और x को x से करोगे तो क्या आएगा, x² मतलब 6x², प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, x² बराबर में 558। यहाँ से इनको ऐड करो, 2 इंटू 15 और 6 कितना हो गया, 21, 21 और 10 कितना हो गया, देखो x² सही मीटर में, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 6 21, 21 और 10 कितना हो गया, 31, x² बराबर में कितना आ गया, 558। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो ये 2 और 31 वज्र गुणा हो जाएगा इधर, तो x² बराबर में बोलो कितना आ गया, 558 बटे में 2 इंटू 31। ठीक है, यहां से इसको कैंसिल करो, x² बराबर में कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में, और 2 सत्ते 14, 7 बार में, बच गया कितना 1, ये 9 बार में। और 31 से इसको कैंसिल करो, बोलो कितनी बार में कैंसिल होगा, 9 बार में। 31 9 में होता है 279। यहाँ से कितना आ गया अब 9, x² बराबर में कितना आ गया 9, तो बोलो x बराबर में कितना आ जाएगा, √9। x बराबर में कितना आ गया, √9। x बराबर में √9 आ गया, तो x का मान कितना आया, 9 आ गया। क्या x कितना आ गया, 9। हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजाएं। तो देखो पहली भुजा क्या थी, लंबाई क्या थी, अतः है x बराबर में कितना आ गया, √9। तो √9 का मान क्या होता है, √9 का मान होता है 3, मतलब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो x बराबर में कितना आ गया, 3। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है घनाभ की। तो देखो भुजाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई कितनी थी 5x, तो 5 इंटू 3 बराबर में कितनी आ गई, 15 सेमी। और चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई हमारे पास थी 3x, 3 इंटू x का मान कितना आ गया 3, तो चौड़ाई कितनी आ गई 9 सेमी। और ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई हमारे पास थी 2x, तो 2 इंटू x का मान कितना आ गया 3, बराबर कितनी आ गई 6 सेमी। अतः
घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 15 सेमी कोमा 9 सेमी व 6 सेमी है। आई होप कि 16.1 के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।